हेलो व्यूअर्स। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की पॉडकास्ट हमारी है अराउंड वर्ल्ड कप स्क्वाड्स, जो भी टीम्स अनाउंस हो चुकी हैं। एक और स्पेशल टॉपिक है आज का, जो कि है किट रिवील्स। इसको लेके भी बहुत सारी मिक्स किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल डिस्कस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है फॉर वर्ल्ड कप। इसके अलावा हम थोड़ा सा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है उनके ऊपर भी अपनी राय पेश करेंगे। और इस सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद है एज ऑलवेज असद अली फ्रॉम सऊदीया। असद, वेलकम टू अवर चैनल एंड कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मैं ठीक हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले जैसा कि सब टीमें अनाउंस हो चुकी हैं वर्ल्ड कप के लिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सब टीमों की। इस तरह पाकिस्तान की अभी तक अनाउंस तो नहीं हुई ऑफिशियली टीम, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, मेरा नहीं ख्याल उसमें से कोई चेंजिंग होगी इतनी खास वर्ल्ड कप के लिए। जो हमारे आगे 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस होगी, उसके बाद देखा जाए तो किट्स रिवील हुई हैं। उसमें बड़ा हमें थोड़ा मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है अवाम की तरफ से। खास तौर पे पाकिस्तानी किट जो हमारी अपनी किट थी, मेरा अगर पूछा जाए, अगर मेरी प्रेफरेंस देखी जाए तो मुझे वो अपनी 2011 वाली किट याद आ जाती है, जिसमें यहाँ पर झंडा होता था आपके शोल्डर के ऊपर। मेरी पर्सनल फेवरेट तो वो किट थी। उसके बाद अगर उससे बैक चले जाए तो मेरे ख्याल से 2003, 99 और 2003 के दरमियान में एक पैरेट कलर की हमारी किट आती थी, जिसपे स्टार होता था बड़ा हुआ, बना हुआ बड़ा सा। तो वो किट बहुत अट्रैक्टिव होती थी। तो मिस एक्शन इसलिए आए क्योंकि जनरली देखा जाए तो हमारी किट ठीक है, मतलब नॉर्मल है। ना कि बहुत अच्छी इन्होंने डिजाइन किया है, ना कि बहुत बुरा। क्योंकि पिछला जो डिजाइन था, तरबूज तरबूज जिसको बोलते थे, उससे तो बहुत ही बेहतर हमारी किट निकली है। तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, ये भी आप थोड़ा हमें बताइए। जी बिल्कुल। पहले तो जो आपने बात की हमारी लास्ट किट, उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और मेरे ख्याल में तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर ही इन्होंने बना दिया, क्योंकि पिछली किट के बाद तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा गिरा दी थी उन्होंने। और दूसरी जो बात आपने की थी, जो हमारी पुरानी किट्स थी, एक जो कि हमारी 90s में या 2000 अर्ली में भी चलती रही है, लाइट ग्रीन, वो मेरे ख्याल में अभी तक की बेस्ट किट थी। और शायद वो इनको कलर वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ आप नोटिस करें तो ये क्रिकेट जो है ये टोटल दो कलर्स में ही डिवाइड होता जा रहा है। ग्रीन में, ग्रीन के आपको शेड मिल रहे होंगे, राइट। और दूसरा ब्लू में। इवन हमने न्यूजीलैंड को भी देखा, जिसके ऊपर हम अभी बात भी करेंगे, उन्होंने अपना आइकॉनिक कलर ब्लैक छोड़ के अब वो एक ब्लू के शेड में आ गए हैं। और हर टीम ही इस तरह चेंज करती जा रही है। तो मेरे ख्याल में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, दो कलर्स तक नहीं होना चाहिए। आपको ट्राई करनी चाहिए डिफरेंट चीज़ें। तो इसलिए जो हमारा लाइट ग्रीन था वो एटलीस्ट जो अभी ग्रीन के शेड चल रहे हैं, जो कि डार्कर शेड हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि वो कलर वापस आ जाए। लेकिन अगेन जो बैठे हैं वो शायद उनको ये कलर पसंद आ गया है, तो इसी के अराउंड वो अब डिजाइनिंग करी जा रहे हैं। ऐसे ही है। और वो जो वसीम अकरम की खास तौर पे पिक्चर्स आपको याद होंगी, जो स्किट के अंदर थी, वो बॉलिंग एक्शन कराते हुए, और बहुत मतलब कि मजा आता था कि यार देखने का, यार कि कोई प्रॉपर पता लगता था कोई प्रॉपर क्रिकेटर है, जो अच्छी फास्ट बॉलिंग करवा रहा है, और जो एक मतलब कि ना माहौल बनता था जिसे कहते हैं। तो अब बाकी वो हमारा जो ग्रीन जो विंटेज कलर था, हमें उसको छोड़ के हम अपना नए कॉम्बिनेशन ट्राई करने लग गए हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी हद तक बेहतर है। खास तौर पर इंडिया, देखा जाए हमारा जो नेबर कंट्री है, उसकी उन्होंने किट किट रिवील की है, तो उस पर तो उनका बहुत ही बुरी रिएक्शन आए हैं उनकी तरफ से, आवाम की तरफ से। खास क्योंकि जाहिर बात है वो बिल्कुल एक सिंपल उन्होंने अपना एक डिजाइन रखा है। जो जिनको सिंपल चीजें पसंद है शायद उनके लिए वो बेहतर होगा, लेकिन इस तरह के मॉडर्न दौर में अगर थोड़ा सा इनोवेशन करनी चाहिए मेरे ख्याल से तो, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने अपना एक सिंपल सा डिजाइन रखा है और अपने इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उस जर्सी से। तो इंडिया की जर्सी को क्या देख के आपको क्या लगा आपको? अब इस पे जो उनके रिएक्शंस है, डेफिनेटली वो किसी हद तक उनकी आवाम की ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूंगा कि यार एटलीस्ट वो जो उनकी एक पुराना टच था ना, उन्होंने वो लेके आए हैं उसके ऊपर। जो कि हम चाह रहे हैं अपने काफ़ी अरसे से अपने क्रिकेट बोर्ड से कि यार ये हम जो हमारा पुराना एक कलर स्कीम है, जो टच है, वो लेके आए हैं। जो आपकी दूसरी बात थी इनोवेशन वाली, इसमें डिजाइनिंग में डेफिनेटली चेंजेस होने चाहिए थे। कलर स्कीम वो यही यूज़ कर सकते थे, और इसमें कुछ इनोवेशन कर सकते थे किसी भी तरह से डिज़ाइन में। लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जितना शायद इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। बट अगेन
जितना बड़ा वो बोर्ड है तो शायद उनकी आवाम की एक्सपेक्टेशंस भी अपने बोर्ड से उतनी ज़्यादा ही हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, वरना किट इतनी भी बुरी नहीं है। ऐसे ही है। और इंडिया की भी देखा जाए तो विंटेज वो जो लाइट ब्लू कलर होता था उनका, वो बहुत सूट करता था उनके ऊपर। और एक प्रॉपर यानी जब पैरेट ग्रीन और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन आता था ग्राउंड में तो बड़ा माहौल बनता था अच्छा। बहरहाल ये अब उनकी मर्जी है, जारी बात है, उनके बोर्ड ने असाइन करनी थी चीज़ें, तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन हमें जहाँ तक है कि अपनी किट हमें बहुत ना अच्छी लगी है ना बहुत बुरी। एक मिक्सर रिएक्शन आया है क्योंकि मैट्रिक्स उन्होंने नाम दिया है हमारी अपनी किट को, तो मैट्रिक्स लग रही है ये, आप देखें। उसके बाद न्यूजीलैंड की जहाँ तक बात की जाए, उन्होंने भी अपना वो विंटेज कलर अपना एक दोबारा लेके आए हैं ब्लैक को छोड़ के, तो हर टीम कुछ नया करने की ट्राई करी है। तो देखते हैं इस बार मजा आएगा वर्ल्ड कप में क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपनी सिलेक्शन कमेटी पे थोड़ी सी बात करते हैं। जब स्क्वाड अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो एक तो मुझे बहुत ही वहां पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं देखी है कि नहीं, उसमें बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि रूड बिहेवियर, अगर हम देखा जाए सहाफियों की तरफ से वो तो अलग ही था। लेकिन जो 7 बंदे बैठे हुए थे प्रॉपर, उनका बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। वो स्माइले पास कर रहे हैं एक दूसरे को माइक पास करने लगे हुए हैं। कोई सवाल का जवाब कोई प्रॉपर सही से देना नहीं चाह रहा। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे लेजेंड हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मेरे फेवरेट क्रिकेटर भी रहे हैं। लेकिन उनका भी उस वहाँ पर उस वक्त रवैया मुझे बहुत ही अजीब लगा कि उनसे कोई सवाल करता था तो वो आगे से वकार की तरफ देखे, सॉरी रजाक की तरफ देखने लग जाते थे, वहाब की तरफ देखने लग जाते। तो बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। और अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे साथ नेबर कंट्री है, 2 बंदे आए हैं टोटल, रोहित शर्मा उनका कैप्टन और उनका चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर। 2 बंदे आए, प्रॉपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल लाइट माहौल में की है, ना ज्यादा मजाक ना ज्यादा रूड किस्म का उन्होंने एटीट्यूड वाला बिहेवियर उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी टीम अनाउंस करके सारे सहाफियों के उन्होंने जवाब दिए और वो चले गए। और हमारे यहाँ 7 बंदे जब बैठे हुए थे और उनसे जब सवाल हो रहे थे, तो एक दूसरे की तरफ वो माइक पास कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने तो ये तक कह दिया कि यार मैं अकेला बैठा हूँ, बाकियों से भी सवाल कर लो। तो ये मुझे थोड़ा सा ना उनसे डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल आप एक इदारे को रिप्रेजेंट करें। और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर है, जब भी स्क्वाड को ये अनाउंस हो रहा है आजकल, तो सारी दुनिया देख रही है कि कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ कंट्री से। तो आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो आप थोड़ा सी सीरियस बिहेवियर मेरे ख्याल से तो अपनाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल से तो वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वो मेरे उनसे लाख इख्तलाफ है। लेकिन ऐसा डिसिप्लिन के मामले में वो एक बिजनेसमैन है और वो समझते हैं कि इन चीज़ों के मामले में थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बोला हुआ है कि मैंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ है सिलेक्शन कमेटी को कि अपनी मर्जी करें, लेकिन इतना भी फ्री हैंड नहीं होना चाहिए यार कि आप बिल्कुल एक गली क्रिकेट की टीम को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे, आप एक पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका बिहेवियर के ऊपर मेरा सारे काफी एतराज थे। बहरहाल अब होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। आई होप आगे थोड़ा सीरियस बिहेवियर रहे हमारी सिलेक्शन कमेटी का। ऊपर से जो उनसे सवाल किए गए उनके भी उन्होंने जवाब इतने खास नहीं दिए। हालांकि उसके बरक्स अगर बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो उन्होंने काफी हद तक अपने मीडिया के पर्सन्स को सही अपनी तरफ से जवाब दिए। बेशक उनकी राय में वो गलत होंगे सही होंगे वो अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने टू द पॉइंट और बिल्कुल ये नहीं स्पेसिफिक होके बात की, ना कि गोल मोल करके बातों को उन्होंने अपने जवाब दिए। तो इसके ऊपर आपने क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर सिलेक्शन के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल जो ज्यादा बात हो रही है वो मोहम्मद की हो रही है, मोहम्मद हारिस की, जो हमारे बैट्समैन है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई? हालांकि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बिल्कुल राय पेश की कि यार उसको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे नहीं हमने रखा, क्योंकि उसकी पीएसएल की परफॉर्म अच्छी नहीं लगी। तो हमें वैसे भी वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, तो हमारे पास टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी काफी सारे हो गए हैं, तो इस वजह से उसकी जगह नहीं बन रही थी। लेकिन हमने उसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं किया अपने प्लान से, लेकिन फिलहाल वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो आप मोहम्मद हारिस को कैसे देखते हैं? हाँ जी ज़रूर। आपने वैसे काफ़ी ज़्यादा बातें डिस्कस कर ली हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं। पहले जो पॉइंट है आपका कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका एटीट्यूड है और जिस तरह का इन्होंने बिहेवियर किया है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल गलत है। इससे पहले हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के इतने मसले नहीं होते रहे, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री में ज़्यादा फॉरेन कोच रहे हैं, ठीक है। और वही और हमारी मैनेजमेंट क्या करती थी, उन्हीं को ही हर चीज़ में आगे कर दे रही थी। मैच जीत रहे हैं हार रहे हैं, स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, तो वही आगे हैंडल कर रहे होते थे मीडिया को।
तो अब चूंकि हमारे लोकल पूल में से अब लोग आ रहे हैं और उनको जब सामने किया जा रहा है और उनके पास इस तरह का एक्सपोजर भी नहीं था पहले, तो यहाँ पे जो एक कमी नजर आई है वो ग्रूमिंग की नजर आई है। अगर आप इंडिया को देखते हैं या और भी किसी भी बड़े बोर्ड को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टैलेंट तो होना एक सेपरेट चीज़ है, बट उसके अलावा आपको मीडिया हैंडलिंग की ग्रूमिंग भी नजर आती है, और वो एक बहुत काम तरीके से पूरे मीडिया जितनी भी कवरेज होती है उसको हैंडल कर रहे होते हैं, सवाल जो आपको अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ की कमी है हमारे बोर्ड में, और होपफुली नकवी साहब इस चीज़ का नोटिस लेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, आप अपने बोर्ड को प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी टीम को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आपने इन दी एंड वर्ल्ड स्टेज पे कम्पीट करना है। तो सिर्फ रॉ टैलेंट की बेस पे कम्पीट नहीं होगा, आपको अपने आप को प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। दूसरी जो बात आपने की मोहम्मद हारिस वाली, तो किसी हद तक तो बाबर आजम की स्टेटमेंट जस्टिफाइड है, क्योंकि हमने देखा कि शुभमन गिल भी इंडिया की टीम में नई जगह बना सके, और वो भी अपनी आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस पे ही बना सके। तो ऑब्वियसली स्टेक्स बहुत हाई हैं, कोई भी टीम रिस्क नहीं लेना चाहती, हालांकि शुभमन गिल भी अच्छे खासे बड़े प्लेयर हैं, रैंकिंग में भी टॉप पे हैं, ठीक है। तो अगर उनकी जगह नहीं बन रही, तो उसके पीछे भी रीज़न है डेफिनेटली कि कोई भी टीम इस वक्त जो है ना वर्ल्ड कप लूज नहीं करना चाहती, क्योंकि सबका गोल कप ही है। तो मेरे ख्याल में जो डिसीजन हो चुका है, हमें भी टीम को बैक करना चाहिए और मैनेजमेंट को भी टीम को बैक करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इसमें कोई पर्सनल आई गेस ग्रज नहीं होना चाहिए, इतना अर्सा मैंने नहीं खेला लेकिन अब हमें टीम में है, राइट। तो इस तरह हो सकता है अगले कप में या अगले किसी बड़े टूर्नामेंट में, और हो सकता है इसी टूर्नामेंट में, क्योंकि अभी तो ये स्क्वाड सिर्फ उसके लिए अनाउंस हुआ है बेसिकली इस टूर के लिए, लेकिन होपफुली यही स्क्वाड आगे जा रहा होगा, क्योंकि अगेन अगर आप कोई न्यू एंट्री करती हो इसमें, तो आपको प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा, आपको एक टीम बॉन्डिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारा तो यही ख्याल है कि यही स्क्वाड वर्ल्ड कप में भी जा रहा होगा। तो अगेन हम हमारी बेस्ट विशेस हैं हारिस के लिए, इस वर्ल्ड कप में नहीं, अगर वो खेल सक रहे तो नेक्स्ट में खेलेंगे और हमें अच्छे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगेन उनको इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए, उनको फोकस रखना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर और अपनी टेक्निक के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। और खास तौर पे देखा जाए तो 7 मेंबर अगर आप बैठे होंगे चीफ सेलेक्टर, तो आप किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं डाल सकते कि आपने फलाने बंदे को क्यों सिलेक्ट किया, फलाने बंदे को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। जाहिर बात है, अगर एक चीफ सिलेक्टर होगा तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी भी आएगी, उससे क्वेश्चन भी किया जा सकता है। अभी आप अगर मोहम्मद यूसुफ से पूछेंगे कि आपने हसन अली को सिलेक्ट क्यों किया, तो हमें हो सकता है कि रजाक की वजह से वो सिलेक्ट हुआ हो सकता है वो अबराज की वजह से सिलेक्ट किया हो। तो ये एक बड़ा हमारे लिए एक बना हुआ है प्रॉब्लम कि यार एक 7 बंदे सिलेक्शन कमेटी में बैठ रहे हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं, और उसके बाद वो ऑन भी नहीं कर रहे हैं ऐसा पर्सन कि यार मैंने फलाने बंदे को मैंने अपने तजर्बे पे उसको सिलेक्ट किया है। बहरहाल देखते हैं, आई होप कि अच्छी टीम सेलेक्ट की है हमारे सिलेक्टर ने। हमारी तरफ से भी जो बेस्ट लग रही है वो यही ऑप्शन ही हमारे पास जो अवेलेबल हैं। और बाबर आजम का भी यही कहना है कि हमारे पास जो ये आगे थोड़े से मैचेस रहते हैं इसको हम ऐसा प्रैक्टिस मैच ही लेंगे, और अपनी प्रॉपर फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ हम मैदान में उतरेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे इस साल का वर्ल्ड कप। उसके बाद हसन अली की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हसन अली की जिस तरह सिलेक्शन हुई वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी कि आपने एकदम से बगैर किसी परफॉर्मेंस के, लोग कह रहे हैं कि बगैर किसी परफॉर्मेंस पे, बिल्कुल बात भी उनकी बजाय लोगों की कि आपने सेलेक्ट कर दिया क्योंकि आप शायद उसके दोस्त हैं, वो आपको किंग कहता है तो शायद आपने इसलिए उसको सिलेक्ट कर लिया। तो हसन अली की सिलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? हसन अली की सिलेक्शन तो सवालिया निशान है हमारे लिए भी और बाकी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए। अगेन रीज़न जो बाकी लोगों का है वही हमारा भी रीज़न है कि अगर तो आपने परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्शन करनी थी, तो हसन अली से ज़्यादा बेहतर चॉइसेस थी इस वक्त जो करंट परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमारे बोर्ड के साथ एक मसला रहा है कि यार आप एक टूर्नामेंट अगर जीत लेते हो या एक टूर्नामेंट जितवा देते हो, तो आप जो है ना सारी जिंदगी के लिए स्टार बन जाते हो इस टीम में, जबकि अब मॉडर्न क्रिकेट में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है पैट कमिंस की, उन्होंने इतना बड़ा वर्ल्ड कप का मैच जितवा दिया लेकिन अब वो कैप्टन नहीं है टीम के। तो लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि एक अगर बंदे ने जितवा दिया कोई टूर्नामेंट, तो अब उसकी जो जगह है ना वो टीम में पक्की हो जाती है, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, ऐसा सीन हो जाता है। तो अगेन इस पे अभी भी कोई खास जस्टिफिकेशन किसी की तरफ से नहीं आ रही कि यार उसको किस वजह से सिलेक्ट किया है।
बट इन दी एंड जो लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये फ्रेंडशिप में आया है या दोस्ती के चक्कर में आ गया, तो वो अगेन जब लोगों को आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं देंगे तो लोग तो अपनी जो भी उनकी जहन में बातें आ रही हैं वो करेंगे। ठीक है। और इस वक्त सबसे बड़ी जो एक रीज़न बन रही है वो अगेन यही बन रही है कि हसन अली मीडिया में आके पॉडकास्ट में आके वो किंग किंग कर रहे होते हैं, तो शायद इसी वजह से उनको जगह मिल गई है। अगेन जब तक इसके कोई ऑफिशियल तसल्ली बख्श जवाब नहीं आता तो लोग तो अपनी मर्जी की बातें करेंगे, और मेरे ख्याल में जस्टिफाइड है, क्योंकि आप किसी भी तरह जो है ना वो 3-4 प्लेयर्स को स्किप करके आप पर्सनली को नहीं उठा सकते। ना रिसेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है, ना वो किसी और स्क्वाड का पार्ट है, और रेंडमली वो इस स्क्वाड का पार्ट आ गया जो कि आगे जाके वर्ल्ड कप भी खेलेगा। तो ये थोड़ी सी एक बात है जो कि है, सवालिया निशान है इस वक्त बोर्ड के लिए भी। चलिए देखते हैं। आई होप कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तो हमारी 2 सीरीज रहती हैं, उसमें कैसे परफॉर्मेंस होती है, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में। तो बहुत शुक्रिया कवि साहब आपका टाइम देने का। हमें को होस्ट हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस।